गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल। इस कालखंड में समाज में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में बहुत परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन इतने अधिक थे कि इस कालखंड को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाने लगा। इस युग में टेक्नोलॉजिकली पत्थर को पीसा जाने लगा और उस पर पॉलिश की जाने लगी और आर्थिक रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाने लगा। मनुष्य ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। उसने बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर ऐसे बहुत सारे अनेक पालतू जानवर थे जिनको पालना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने लगा। मनुष्य ने बोझे के लिए और दूध के लिए और भी चीज़ों के लिए इन पशुओं का पालन शुरू किया। जहाँ तक बीस्ट ऑफ बर्डन का सवाल है, उसने बैल को बोझ के पशु के रूप में प्रयोग किया। जहाँ तक पहले पालतू पशु का प्रश्न है तो संभवतः वो कुत्ता था, क्योंकि वो न केवल मनुष्य का कंपेनियन था बल्कि वो उसके परिवार और उनके पशुओं की रक्षा करता था और हंटिंग में भी वो साथ जाया करता था। तो मनुष्य जो एक खानाबदोश जिंदगी जीता था, शिकार करता था और अपने परिवार का जीवन यापन करता था, वो धीरे धीरे इन सारे कारणों से एक स्थान पर सेटल होने लगा और उसने अपने आप को संगठित समुदाय या ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। अभी भी मनुष्य जो है शिकार के लिए जाता था, लेकिन उसका कुछ अंश शिकार से लेता था और बाकी अंश वो उत्पादन के रूप में लेता था। मनुष्य आगे बढ़ता चला गया। जब वो शिकार पे चला जाता था तो घर की स्त्रियां जो हैं वो गेहूं, जौ, फ्लैक्स, जिसको सन का पौधा कहते हैं, इनकी देखभाल करती थी और इनकी शुश्रूषा करती थी। कालांतर में मनुष्य ने ये समझ लिया कि जो फ्लैक्स है, सन का फाइबर है, उससे धागा बनाया जा सकता है और जब धागा बन गया तो उसने कपड़े बनाना भी सीख लिया और अब तक जो वो पशुओं की खाल पहना करता था उसके स्थान पर वो सन के बनाए हुए कपड़े पहनने लगा। बहुत सारी जितनी ये साइट्स हैं, इन पर हड्डी के बने हुए सुए मिले हैं जिनसे कपड़ा बुना जाता था और संभवतः महिलाएं जो हैं वो ये कार्य करती थी। कालांतर में उसने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, क्योंकि जब उसे खाने के लिए वो खाने को कुक करता था, आग में उसे पकाता था, तो उसके लिए बर्तन चाहिए होता था। समय बीतता चला गया और वो ये भी सीख गया कि जितने मिट्टी को आग में गर्म करेंगे उतनी ही वो अधिक मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मनुष्य ने सीखी और वो था डग आउट। वृक्ष बड़े बड़े उनके तने लेकर वो उनके बीच में गड्ढा कर लेता था और उसमें बैठ के वो नदी में जाकर दूर स्थानों में जाने लगा। यहाँ आपको ये याद रखना होगा कि डग आउट जो है वो सबसे पहली बोट थी, भारत में ही नहीं बल्कि संसार में, जो व्यक्ति ने बनाई थी। ये सारी साइट्स हैं। इन साइट्स को क्लस्टर या जोन में डिवाइड कर दिया गया है और मैंने 5 जोन लिए हैं। इसमें एक है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है कश्मीर की घाटी, तीसरा है गंगा वैली एंड सेंट्रल इंडिया, चौथा है दक्षिण भारत और 5वां है नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो साइट्स हैं सारी की सारी, इनमें न्यूलिथिक से संबंधित जितना भी हमें मटेरियल मिलता है वो सब उपलब्ध है, लेकिन इनमें रीजनल वेरिएशंस भी हैं और क्रोनोलॉजी भी कभी कभी ओवरलैप करती है। मतलब आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि नॉर्थ वेस्ट अलग, कश्मीर अलग, गंगा अलग। समय के साथ साथ एनवायरनमेंट के कारण या और इन्फ्लुएंसेस के कारण इन सारे क्षेत्रों में कुछ अलग अलग पिक्यूलियर क्वालिटीज डेवलप हो गई। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था,
जहाँ से हमें खेती मिलती है, तो वहाँ जो घर बनते थे वो सिगार के आकार के बनते थे, जो बाकी साइट्स पे नहीं मिलते हैं। वहीं जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर पिट ड्वेलिंग्स हैं, यानी कि लोग जो है वो गड्ढे के अंदर रहते थे। इसके अलावा उनके जो अंतिम संस्कार का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो ये पिक्यूलियर चीज़ है कश्मीर की घाटी की। उसके बाद गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया में वो एक प्रकार के घर बनाने लगे थे जिनको वेटल एंड दौब हट्स बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है वो या तो नदी के किनारे रहते थे, नाले के किनारे रहते थे, झील जो नदियाँ बनाती थी, नदियाँ कई झील बनाती है, हॉर्सशू झील बनाती है, ऑक्सबो झील बनाती है, तो ये उसके किनारे पर रहते थे। दक्षिण भारत में जो हमें नियोलिथिक साइट्स मिली हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता है ऐश मॉन्ड। वहाँ पर राख के बहुत बड़े बड़े टीले और ढेल मिले हैं और ये लगभग हर नियोलिथिक साइट से हमें मिले हैं। उसके बाद पांचवी जो है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इस नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी विशेषता तो जो रही वो इनकी कॉर्ड पॉटरी थी। रस्सी के बल की छाप उस पर रहती थी और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए नियोलिथिक एज की आपको इन भागों में, इन क्लस्टर्स में यहाँ की न्यूक्लियर साइट्स को बांटना होगा। अब हम एक एक करके न्यूक्लियर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई, अंजीरा, मुंडिका, गुमला, सरायखोला, जलीलपुर, ये सारी साइट्स जो हैं अब भारत में नहीं है। 1947 में भारत विभाजन के बाद ये साइट्स जो हैं पाकिस्तान में चली गई और एक आध साइट पहले थी नहीं। तो इनकी जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि इनके उत्खननकर्ता कौन थे, इसके बारे में और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले है मेहरगढ़। इसको J.F. जेरिच, ये एक फ्रांसीसी उत्खननकर्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया। और यहाँ पर हमें कृषि के बहुत प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मिली है, वो है वन हैंड मॉडल्ड ह्यूमन फिगर। यहाँ पर बाद के चरणों में हम स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर या तांबे का जो शोधन है उसके बारे में भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं। और इनके जो घर बने होते थे लगभग सभी के वो सिगार शेप्ड में होते थे और मड ब्रिक के होते थे, यानी कि जो ईंट मिट्टी के द्वारा बनाई जाती थी। इसके बाद दूसरी साइट है आपकी किली गुल मोहम्मद। ये साइट जो है वो WA फेयर सर्विस उसके द्वारा उत्खनन की गई थी और ये USA के थे। इसमें 4 चरणों में मिलता है, मतलब सेटलमेंट जो है काफी टाइम तक चला होगा। टूल्स मिलते हैं, मड ब्रेक मिलती है, उसके बाद हाथ के बने हुए मृद भांड या पॉटरी मिलती है। उसके बाद तीसरे चक्र में जो चाक से पॉटरी बनती थी उसके भी प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरी साइट है राणा गुंडई। राणा गुंडई जो है ये रॉस और एक फेयर सर्विस, इन दोनों ने, 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको एक्सकेवेट किया। यहाँ पर जो खानाबदोश लोग होते थे उनके आग जलाने के जो स्थान हैं वो प्राप्त हुए हैं। जो पॉटरी मिली है, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो सब हाथ के बनाए हुए थे। और यहाँ पर एक हेमियोन नामक पशु, जिसको हम सेमी एस भी बोलते हैं, उसके दांत मिले हैं। इसके बाद अंजीरा। ये अंजीरा जो है इसको एक डी कार्डी, मिस डी कार्डी, ये एक्सकेवेटर थी, ये ब्रिटेन की थी। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री मिली है जिससे औजार बनते थे वो चर्ट इंडस्ट्री है। और उसके बाद हड्डियों के औजारों बनने का भी यहाँ पर विवरण मिल जाता है। जहाँ तक इसकी
पॉटरी का सवाल है वो व्हील थ्रोन पॉटरी हुआ करती थी। और सबसे बड़ी विशेषता जो अंजीरा की थी कि इसमें जो झोपड़ियों की दीवार बनाई जाती थी वो नदी के पत्थरों से बनाई जाती थी। नदी से जब पत्थर आते हैं तो वो गोल गोल हो जाते हैं, उन गोल गोल क्या कहते ईंटों से ये दीवार इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। उसके बाद अगली साइड है मुंडी घाट। ये मुंडी घाट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिस्ट थे J.M. कसाल, ये फ्रांसीसी थे जिन्होंने इसको खोजा, इसको एक्सकेवेट किया। ठीक है, ये सेमी नोमैडिक थे, यानी कि आधे जो है वो शिकारी लोग थे और आधे जो है वो धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ पर एक टेराकोटा फिगर मिली है हम्प्ड बुल की, जो बाद में आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। वो काल थोड़ा बाद का है लेकिन यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद जहाँ तक खादान का सवाल था, ये क्लब वीट का प्रयोग करते थे और जूजोबे जो लाल खजूर होते हैं उसके भी साक्ष्य जो है वो मुंडी घाट से हमें मिले हैं। उसके बाद गुमला, सरायखोला और जलीलपुर, ये छोटी छोटी साइट्स हैं नॉर्थ वेस्ट में और ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर पॉटरी मिली है जो व्हील मेड है, यानी कि कुम्हार के चाक से बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद प्लांट कल्टीवेशन की जानकारी हमें सरायखोला से मिलती है और जलीलपुर से हमें जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो भारत में भी है वो है कश्मीर की घाटी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली साइट है वो है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम जो है ये एक्सकेवेट की थी और जो एक्सपेडिशन था वो कहलाता है येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन। येल एक विश्वविद्यालय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और ये हायर एजुकेशन का तीसरा सबसे पुराना जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसमें दो व्यक्ति थे, HD टेरा और पैटरसन, जिन्होंने इसको खोजा। असल में वो न्यूलिथिक साइट्स नहीं खोज रहे थे, वो इंडस वैली साइट्स पे काम कर रहे थे और उसको करते करते वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने एक्सकेवेट किया इस साइट को, बुर्ज़होम को। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी है HD टेरा ने और पैटरसन ने, स्टडीज ऑन द आइस एज ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। अब बुर्ज़होम की, अच्छा ये तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद एक नाम हम नहीं भूल सकते, वो नाम है TN खजांची का। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। इन्होंने इस स्थान को पुनः खोजा और साक्ष्य से स्थापित किया कि ये नवपाषाण स्थल है। बुर्ज़होम की दूसरी विशेषता ये है कि हमारी ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। उत्तर में सबसे दूर पर जो साइट है वो बुर्ज़होम है और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, भारत का स्टोनहेंज। ये स्टोनहेंज जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण आर्कोलॉजिकल साइट है ब्रिटेन की, इसीलिए वो सबसे महत्वपूर्ण साइट मानी जाती है। तो इसको नाम दिया गया है भारत का स्टोनहेंज। यहां पर जो लोग रहते थे वो पठार पे रहते थे और पिट्स में रहते थे, गड्ढों के अंदर रहते थे। वो गड्ढों में अपना घर बनाते थे और इर्रेगुलर पिट्स मिले हैं, राउंड भी मिले हैं, अंडाकार भी मिले हैं, स्क्वायर भी मिले हैं और रेक्टेंगुलर भी मिले हैं, यानी कि सब आकार के पिट्स जो थे वो बनाते थे। यहाँ पर हड्डी के औजार बनाने की इंडस्ट्री थी। सारी न्यूलिथिक साइट्स में सबसे विकसित इंडस्ट्री जो है वो बुर्ज़होम में ही मिलती है। ये पॉट्स या जो मिट्टी के बर्तन थे वो सबसे सुंदर बनाते थे
और इसके लिए ये कॉइलिंग टेक्निक का यूज़ करते थे। जहाँ तक अंतिम संस्कार की बात है, यहाँ पर एक विशिष्टता मिलती है कि ये लोग जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती थी तो उसका जो पालतू कुत्ता होता था या कोई भेड़िया होता था उसको भी ये कब्र में साथ दफनाते थे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बुर्ज होम की। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड है, दैट इज गुफ कराल। इसका मतलब होता है केव ऑफ पॉटर्स, कुम्हारों की गुफा। इसमें 3 फेस में हमें मिलता है। पिट ड्वेलिंग है, कश्मीर की वैली में जो साइट्स हैं उनमें गड्ढे में आदमी रह रहा है, लेकिन गुफ कराल से हमें कोई पॉटरी नहीं मिलती है। नाम इसका केव ऑफ पॉटर जरूर है। उसके बाद यहाँ पर मोटे भूरे मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं और हमें हड्डी के औजार भी यहाँ से मिल जाते हैं और हमें यहाँ से पत्थर के औजार भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम तीसरी क्लस्टर या तीसरे जोन में आते हैं, गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया। यहाँ आप देखते हैं 2 साइट्स छूटी हुई हैं, एक कोल्ढीवा और एक मगहारा। तो चूंकि जोन लचीले हैं, जब इंडिया डिवाइडेड नहीं था तो सिंधु नदी के उत्तर और पश्चिम में जो साइट्स होती थी वो ये होती थी, और सिंधु के जो ईस्ट में साइट होती थी वो कोल्ढीवा और मगहारा होती थी। हालांकि इस साइट से इसका कोई मतलब पिक्यूलियर फीचर भी नहीं मिलते हैं। तो इन दोनों साइट्स को हम लोग गंगा वैली की साइट्स में ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्थान कोल्ढीवा और महागरा, ये काला जब नियोलिथिक एज रही होगी तो संभवतः ये एक रहे होंगे। अब इतना समय बीत गया तो धीरे धीरे ये 2 कस्बों में इनका विभाजन हो गया। तो इन दोनों साइट्स को जो है वो एक माने ये बेलन नदी है। बेलन नदी इलाहाबाद के पास, GR शर्मा जी ने इस पे बहुत काम किया और ये दोनों साइट से एक्सकेवेट की। इन साइट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जले हुए चावल के टुकड़े मिले हैं। भारत में चावल उत्पादन या फार्मिंग का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो हमें कोल्ढीवा और महागरा इन दोनों स्थानों से प्राप्त होता है। यहाँ पर पशुओं के बाड़े भी मिले हैं, यानी कि ये लोग पशुपालन खूब करने लगे थे और पशुओं को ये इकट्ठा रखते थे। और यहाँ पर जिस प्रकार के घर मिले हैं वही इसकी विशेषता है और वो कहलाते हैं वेटल एंड डॉग। वेटल एंड डॉग। वेटल क्या होता है कि ये लोग बांस की लकड़ी का या अन्य लकड़ियों का एक जाला बनाते थे और उसके बाद जो है ये उसमें मिट्टी, भूसा और गोबर भर के उसको एक दीवार के रूप में खड़ा कर देते थे। ये दीवार लचीली होती थी लेकिन ये मजबूत भी होती थी। अर्थक्वेक्स में वेटल एंड डॉग के जो दीवारें हैं वो आसानी से टूट नहीं सकती थी। तो ये जो वेटल एंड डॉग है, ये बार बार नाम आएगा, ये इस तरीके से झोपड़ियां जो हैं उनकी दीवारों को बनाया जाता था। इसके बाद एक जगह महागरा से एक कॉर्ड पोट्री भी मिल गई है जिस पे रस्सी की छाप है। बेसिकली ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से मिलती हैं लेकिन यहां पर भी ये मिल गई है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है गंगा वैली की या सेंट्रल इंडिया की वो है चिरांद, और ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है। यहाँ पर जो झोपड़ियां बनाई जाती थी वो बंबू की बनाई जाती थी, बांस की बनाई जाती थी और उन पे मड प्लास्टर कर दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर एक विकसित हड्डी और एंटलर की इंडस्ट्री मिली है। हड्डी से टूल बनते थे और सबसे इंपॉर्टेंट एंटलर यानी कि बारहसिंगा की हड्डी से औजार भी बनते थे और ये लोग ऑर्नामेंट्स भी इन्हीं चीज़ों का बनाते थे। यहाँ से हमें गेहूं का वो साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य भी मिला है और दालों का साक्ष्य जो है वो चिरांद से हमें मिला। उसके बाद यहाँ पर स्टोन मेड इंडस्ट्री भी थी जहाँ पत्थर से जो है वो औजार बनाए जाते थे। ये जिस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे वो हाथ से बने होते थे।
लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चिरांद में मिली है, दैट इज टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ स्नेक, सांपों की पकी मिट्टी की मूर्तियां, जो इस बात को इशारा करती है कि आगे चल के जो स्नेक कल्ट, एक पूरा कल्ट है नाग पंचमी और यहां तक अभी ये आ जाता है, तो इस कल्ट की शुरुआत कभी ना कभी नियोलिथिक टाइम्स में इस चिरांद नामक स्थान से या नियोलिथिक स्थल से रही होगी। इसके बाद एक और स्थल है, दैट इज सैनोवर। ये रोहतास जिले में पड़ता है, ये भी बिहार में है, और यहां पर दो फसलें और मिली, जिसमें एक था चना और दूसरा था मूंग। इसके अलावा यहां पर एक ट्रायंगुलर या तीन शेप के लंबे और पत्थर के बहुत सारे टुकड़े आकृति के रूप में मिले हैं। अब इनके प्रयोग के बारे में अलग अलग जो इस रिसर्चर्स हैं उनकी राय है। जहां तक मकान का सवाल है, वही था बैटल एंड डो हाउसेस, ये वहां पर मिलते थे। दूसरे चरण में, यानी कि ये नियोलिथिक एज से सैनोवर निकल के चालकोलिथिक और आगे भी गया होगा, तो तांबे के फिश हुक्स, जो मछली पकड़ने के औजार है, वो भी मिले, तार भी मिले हैं तांबे के, सुई मिली है तांबे की। तो ये सारी चीजें तांबे की वहां से प्राप्त हुई है। और ये ब्लैक एंड रेड वेयर उस तरीके के मिट्टी के उसका प्रयोग करते थे। देखो यहां तुम थोड़ा सा क्लियर करो, दो चीज होती हैं, एक नॉन सेरेमिक और एक सेरेमिक। नॉन सेरेमिक यानी कि वो काल जब पॉटरी नहीं है, मिट्टी के बर्तन नहीं है, और सिरेमिक वो काल जहां पॉटरी के बर्तन है और उसकी टेक्निक के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें सिरेमिक में मतलब दो चीज होती है, पॉटरी की स्टाइल और पॉटरी की टेक्नोलॉजी। तो जो जिस एज में तुम हो अभी, नियोलिथिक एज, इसमें हाथ की बनी हुई पॉटरी मिली है। अभी तक आप पैलियोलिथिक और मिसोलिथिक एज में आ रहे थे, आप औजारों के बनावट के आधार पे जो है कालखंड का निर्धारण कर रहे थे। लेकिन अब निर्धारण जो है, क्योंकि वो लोग खाना खाने लगे हैं, पॉटरी बड़ी संख्या में मिलने लगी है, इसलिए पॉटरी से भी इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो नवपाषाण काल में जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो सब हैंडमेड मिले हैं, यानी कि कुम्हार के चाक का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता था। उसके बाद अगला जो दौर आएगा, जैसे चालकोलिथिक एज आप जब पढ़ेंगे, तो इसमें जो है चाक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, जो कुम्हार का चाक होता है। और यहाँ दो तरीके के बनते थे, एक कहलाता था ओसीपी, ओकर्ड कलर पॉटरी, धूसर जो है उस रंग की ये पॉटरी, और दूसरा उसमें था BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये चालकोलिथिक का, जैसे ही आपको इस तरीके की पॉटरी मिलेगी, आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस काल का है। उसके बाद वैदिक एज में ये चीज बदल गई थी। वैदिक युग में जो आपको पॉटरी मिलने लगी थी, वो थी PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। और इसके साथ एक और पॉटरी मिलती थी, वो थी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इस तरीके से आप मिट्टी के बर्तनों के आधार पर कालखंडों का निर्धारण करने में सफल रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, हम सैनोवर की बात कर रहे थे, यहाँ ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुटी हुई फलियां भी मिली हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वेटल एंड दो, ये जो प्रणाली है वो यहाँ पर चलती थी। उसके बाद अगली एक साइट है चेचर कुतुबपुर। चेचर कुतुबपुर जो है, यहाँ पर झोपड़ियां मिली हैं, वही वेटल एंड दौब की, लेकिन वो सर्कुलर हैं, वो गोल घेरे में लिए हुए हैं। और हर जो झोपड़ी मिली है या जो घर मिला है, वहां अग्नि जलाने का स्थान है। इसके बाद भी एक और बड़ी विशेषता जो है आपको चेचर से मिलती है, वो है स्टोरेज पिट, यानी कि वो भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टोरेज बनाते थे। यहां पर भी बोन इंडस्ट्री है,
और बारहसिंगा और उससे बनाए हुए औजारों के बारे में भी हमें बहुत कुछ साक्ष्य जो है वो इस साइट से मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे चरण रहा होगा, बीट्स मिले हैं, और वो बीट्स जो हैं, बीट्स यानी कि मन के, वो स्टीरीट के भी बने हुए हैं और चालसीडोनी के भी बने हुए हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट साइट है तारादीह। ये महाबोधि महाविहारा के पास है। महाबोधि महाविहारा जो है वो सबसे होलीएस्ट साइट है बौद्ध धर्म में। ये वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को, और वो बुद्ध कहलाए। और इस साइट की विशेषता ये है कि यहाँ पर 7 चरणों के जो उपकरण या औजार या साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले नियोलिथिक एज के, फिर चालकोलिथिक एज के, उसके बाद वैदिक एज के मिलते हैं, फिर लेटर बुद्धा पीरियड के मिलते हैं, उसके बाद कुषाण के मिलते हैं, गुप्तों के मिलते हैं, और लास्ट में जो है पाल के मिलते हैं। तो यहाँ तक ये 7। चिरांद में भी हमें जो है बहुत कल्चरल फेसेस मिलते हैं। तो ये एकमात्र 2 साइट्स ऐसी हैं, तारादीह और चिरांद, जहाँ पर मनुष्य ने जब एक बार नियोलिथिक एज में निवास करना प्रारंभ कर दिया, सेटल हो गया, तो फिर वो उस स्थान पर चलता ही रहा। वो स्थान उनसे कभी छूटा नहीं। इस तारादीह की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो पत्थर के टूल्स मिले हैं ये बहुत पैने टूल्स मिले हैं, और साथ साथ यहाँ पर स्टोन बॉल्स भी मिली हैं। यहाँ पर हड्डियाँ हर जगह से प्राप्त हुई हैं ये, लेकिन यहाँ पर शेल और स्नेल्स, घोंगे, इनकी भी जो है हड्डियाँ या इनके अवशेष जो हैं हमें मिलते हैं। जहाँ तक इनके घर बनाने का सवाल था, वही वेटल एंड दौब जो टेक्नोलॉजी है उसका ये प्रयोग किया करते थे। उसके बाद अब हम आते हैं साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया की मैंने आपको बताया कि सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है उसके ऐश माउंट। जितनी भी साइट्स मिली हैं सब पे राख के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। वो छोटे ढेर नहीं है। जैसे हल्लूर एक साइट, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कई चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो राख का ढेर मिला है वो 10 मीटर ऊंचा है और करीब 32 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद एक और है कुडाथीनी। यहाँ पर जो मिला है ढेर वो 7 मीटर ऊंचा है और करीब 200 into 50 ये इस क्षेत्र में वो फैला हुआ है। उसी तरीके से बूटी गुंटा। इसके अलावा ये जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह से राख के ढेर मिले हैं। अब राख का ढेर मिलने का या तो कोई रिचुअल धार्मिक रहा होगा, लेकिन वो राख इकट्ठी करते चले गए, काव डंग से आग जलाते रहे, और इससे ये हमें प्रमाण मिलता है कि साउथ इंडिया जहां पर ये नियोलिथिक साइट्स मिली हैं वहां पर एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग, मवेशियों को पालना, ये फार्मिंग से कहीं अधिक बड़ी संख्या में था। बहुत सारी जगह जो हैं ये ऐश माउंट्स समाप्त कर दिए गए हैं। कभी कहीं से बाईपास निकल गया, उसके बाद लोगों ने क्या किया, कालांतर में उन्होंने सब इन घास को खोदा, राख को, और अपने खेतों में डाल दिया, क्योंकि जब आप खेतों में डालेंगे तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। और बहुत सारी विशेषता हैं इसकी, जो आप इसको साउथ इंडिया का लेते हैं, इसमें ये चरण में भी है, 1 2 3 चरण में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे उटनूर, कुबगाल, कोडिकाल, पल्लावोय, ये वो साइट्स हैं जो प्रारंभिक साइट्स रही होंगी। यहाँ पॉलिश्ड एक्स मिलती है जिसका जो बट है, जो सिरा है जिसको पकड़ने का, वो पॉइंटेड है। उसके बाद इन सारे स्थानों से बहुत सारे छेनी और बहुत वैरायटी जो छेनी है वो मिलते हैं। जहाँ तक इनकी मिट्टी के बर्तनों का सवाल है, ये डल हैं और हैंडमेड हैं, हाथ से बनाया जाता है। अच्छा, इन साइट से हमें खाने के कोई ग्रेन्स नहीं मिले हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि गंगा की घाटी की जितनी साइट्स हैं वहाँ पर खादान बहुत मिला है, यहाँ पर खादान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सैडल कॉइन्स मिले हैं, यानी कि काठी की चक्की। ये कॉनकेव थी और एक ऐसी चक्की थी जिससे संभवतः ये जो ग्रेन
पीसते होंगे उसको मोटा पीस के वो लोग खाते होंगे। तो इससे ये जितनी साइट्स हैं यहाँ नोमैडिक कैटल हस्बेंड्री थी और एग्रीकल्चर की मात्रा जो थी वो कम थी। उसके बाद ब्रह्मगिरी से और टी नरसिंहपुर तक ये जो साइट्स हैं ये दूसरे चरण में आती हैं। और दूसरे चरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो घर बनाते थे वो ग्रेनाइट पर्वत पे बनाने लगे। वहां पर ग्रेनाइट हिल्स की संख्या बहुत है, तो ये ग्रेनाइट हिल के ऊपर अपना निवास बनाने लगे। यहाँ पर भी हमें वेटल एंड डाप तकनीक से बने हुए घर मिलते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये उसमें वुड फर्नीचर वो लगा हुआ है, जो चौखट जिसको हम बोलते हैं वो लकड़ी की लगी हुई है। उसके बाद एक स्थान है टेक्टाकोटा, और इस स्थान से हमें तांबे के और कांसे के और यहाँ तक कि सोना भी मिलता है। इस स्थल से हमें सोने की प्राप्ति हुई है नियोलिथिक एज में। इनकी जो तीसरा चरण था उसमें जो हट्स थी वो सर्कुलर बनने लगी थी, और ये लोग तांबे के फिश हुक्स का प्रयोग करने लगे थे, जिसकी जानकारी हमें हल्लूर से पुनः मिल जाती है। इसके बाद एक जो इनकी पहली साइट रही होगी, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इनके जो अंतिम संस्कार के तरीके थे वो भी डिफरेंट थे। ये दफनाते थे, जब ये पुरुषों को दफनाते थे उसके साथ ये ईंटों की बनी हुई हथौड़ी या कुल्हाड़ी इसको रखते थे। लेकिन जब महिलाओं की ग्रेव मिली है तो उसमें टोंटीदार बर्तन और गहरे दूध के बर्तन मिले हैं। और जब इन्फेंट या नवजात शिशु का कोई बुरियल है तो वहां पर अंश मिले हैं, अस्थि कलश मिले हैं। यानी कि ये पुरुष, महिला या बच्चे के हिसाब से अलग अलग चीजों को अंतिम संस्कार में प्रयोग करते थे। जहां तक ग्रेव्स का सवाल है तो ये लोग कहीं अलग से ग्रेवयार्ड नहीं बनाते थे। ये जो दफनाते थे ये लोग घरों के बीच में ही किसी स्थान पर इनको दफना दिया करते थे। इसके बाद दो साइट ये मिली हैं, वाटगल और बुद्धिहाल। ये थोड़ी नई साइट है। वाटगल जो है ये रायचूर द्वाब में है, और बुद्धिहाल जो है ये शोरापुर जो द्वाब है वहां पर है। और ये इस बुद्धिहाल से कैटल बुरियल यानी कि पशु को दफनाने का साक्ष्य भी नियोलिथिक टाइम्स में हम लोगों को मिल जाता है। इसके बाद ये जो पांचवा क्लस्टर है ये है नॉर्थ ईस्ट। इसमें बहुत सारी साइट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साइट जो नॉर्थ ईस्ट की नियोलिथिक की सारे साक्ष्यों को हमारे सामने रखती है वो है दाऊजली हेडिंग, और ये जो है वो आसाम में है। इसकी विशेषता ये है कि ये पहली स्ट्रेटिफाइड साइट है, यानी कि जो परत में बनी हुई है। इसके अलावा हमें इस स्थान से पहली बार झूम कल्टीवेशन की जानकारी मिलती है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। झूम कल्टीवेशन अभी भी पहाड़ी इलाकों में होता है। ये एक शिफ्टेड कल्टीवेशन होता है। ये लोग क्या करते हैं कि एक जंगल के हिस्से को काटते हैं, काट के उसके जितनी वनस्पति है उसे जला देते हैं, सॉइल फर्टाइल हो जाता है, और मॉनसून के बाद ये उसमें उगाने लगते हैं। उगाने के बाद 4-5 साल जब उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, उसमें पुनः जंगल बन जाता है और वो आगे शिफ्ट कर जाते हैं और वहां पर अपना जो है कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि इस स्थान को जो दाऊजली हेडिंग है इसको ईस्टर्न एशियाटिक नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। यहां पर एक विशेष प्रकार का पत्थर भी मिला है, अक्सर पूछ भी सकते हैं, वो होता है जेडेटाइट, जेडाइट। ये हरे रंग का बहुत बहुमूल्य पत्थर है जिसको हिंदी में हरिताश्म के नाम से जाना जाता है। ये लोकली नहीं होता, वहां पर ये नहीं मिलता। इससे ये प्रमाणित होता है कि उससे पूर्व में या साउथ ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं इन लोगों का आगमन, कांटेक्ट या आना जाना कोई ऐसा रहा होगा।
यहाँ पर जो इनकी घर हैं वो मड वॉल्ड हैं, मिट्टी के बने हुए जो हैं वो दीवारें हैं जिनसे ये घर बनाते थे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइट है पिंथोर लैंगटीन। ये पिंथोर लैंगटीन जो है ये जैंतिया पर्वत श्रृंखला है मेघालय में, वहां पर है ये। और ये नॉर्थ ईस्ट की टूल मेकिंग फैक्ट्री साइट थी, यानी कि औजार बनाने की जो फैक्ट्री थी बड़ी, वो इस जगह पर पिथौरलैंगटीन पर स्थापित हुई थी। यहाँ पर हमें हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लेकिन वो रेड पॉटरी है, लाल लाल रंग के मिलते हैं। उसके बाद एक और विशेष चीज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नियोलिथिक साइट्स में मिलती है वो है चारकोल, यानी कि लकड़ी के कोयले का वो लोग प्रयोग करते थे। इसके बाद एक साइट है नैपचिक, ये भी मेघालय में है। यहाँ पर पत्थर के औजार हमें बहुत सारे मिले हैं। यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन बने हैं जो हाथ के बने हुए हैं, और भी उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एक साइट हो गई आपकी सरुतरु, ये असम और मेघालय इन दोनों के बॉर्डर पर है। और यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ पर एक कुल्हाड़ी जैसा हथियार प्राप्त हुआ है। और दूसरी चीज, जहाँ पर साउथ इंडिया में आप देख रहे हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि पिक्यूलियर फीचर कि जो बट होता था कुल्हाड़ी का वो पॉइंटेड होता था, और यहाँ पर जो बट होता था नॉर्थ ईस्ट में और खास तौर से जो यहाँ पर सरुतरु से मिले हैं वो सब राउंडेड हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉर्ड मार्क पॉटरी, यानी कि ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पर रस्सी की छाप हो और ज्यामितीय डिजाइन या ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो, वो सारी चीजें जो हैं हमें इस सरुतरु से मिलती हैं। अब एक चीज आती है कि इनकी कुछ सीमाएं भी थी। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में नियोलिथिक साइट्स नहीं फैली हुई है, कुछ क्लस्टर हैं, कुछ जोन हैं जहां पर आपको नवपाषाण के स्थल मिल रहे हैं, बाकी स्थान खाली हैं। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में ऐसा नहीं होता था। आप देखते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम्स में जो है वो गुजरात, सैंड ड्यून्स या ऐसी जगह साइट्स मिल जाती थी, पर यहाँ पर नियोलिथिक टाइम्स में ऐसा नहीं होगा। तो इनकी सबसे बड़ी सीमा ये थी कि ये उस इलाके में रहना पसंद करते थे जहां पर पत्थर हो, पथरीले इलाके में। अब आप ये जो भी इलाके आपको दिख रहे हैं वो सब के सब पथरीले इलाके हैं। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में पाषाण का ही, पत्थर का ही प्रयोग होता था, लेकिन वो पत्थर या तो औजारों के लिए होते थे या वो आखेट के लिए होते थे, भरण पोषण के लिए होते थे, यानी कि पत्थरों को यूज करने की जो क्षमता थी वो उनकी कम थी। नियोलिथिक पीरियड में आते आते ये बदल गए, वो मकान बनाने लगे, बाकी सारे काम करने लगे, तो इसके लिए उन्हें बहुत सारे पत्थरों की आवश्यकता होने लगी। तो वो वहीं रहते थे जहां पर ये पत्थर उपलब्ध होते थे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होते हुए भी इनकी निर्भरता जो है वो पत्थरों के ऊपर उस समय तक थी। उसके बाद जहां तक इनकी इकोनॉमी का सवाल है, इनकी इकोनॉमी यानी कि ये खाद्य का उत्पादन करने लगे थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी ये उतना ही खाद्य उत्पाद कर पाते थे जो इनका, इनके परिवार का या इनके समुदाय का भरण पोषण कर सके। यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन इस समय में नियोलिथिक साइट्स के साक्ष्यों से हमें नहीं मिलता है। हाँ, लेबर डिवीजन स्पेशलाइजेशन के आधार पर होने लगा था। कुछ लोग जो हंटिंग करते थे, भोजन के कुछ अंश को लाने के लिए वो हष्ट पुष्ट या कुछ होते थे वो उसमें पारंगत हो गए। कुछ लोग ऐसे होते थे जो औजार बना रहे हो वो औजार बनाने में पारंगत हो गए। कुछ लोग जो घर बनाने में पारंगत हुआ करते थे वो घर में हो गए। कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने लगे, महिलाएं जो हैं वो खेती करने लगी। यानी कि इनका जो है वो लेबर डिवीजन उस युग में प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद चौथी चीज ये है कि हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमें इन सारी साइट्स से कोई
सोशल इनइक्वालिटी का प्रमाण नहीं मिलता है कि समाज में जो है वो असमानता रही होगी, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि घर सारे एक से बने, तो हम कैसे कह दें कि कोई एक अपर स्ट्राटा था या कोई लोअर स्ट्राटा था। आगे चल के आप देखते हैं इंडस वैली में, आप देखते हैं घर 3 प्रकार के बने हुए हैं, यानी कि वहाँ स्ट्राटा रहा होगा। तो यहाँ पर स्ट्राटा नहीं था। लोग एक, जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, उसका एक हिस्सा होते थे, साथ कमाते थे, घर पे उगाते थे और उसको आपस में बांट के वो लोग खा लेते थे। और यही कारण है कि एक L.H. मॉर्गन अमेरिकन थे, उन्होंने इसको नाम दिया है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आदि मानव साम्यवाद, इसका नाम उन्होंने दिया है। तो कुल मिला के ये जो साइट्स हैं, इसी कारण से ये नीचे की तरफ या और तरफ नहीं फैल पाई, क्योंकि पत्थर की आवश्यकता जहां पर होती थी और जहां पर उन्हें बहुतायत पत्थर मिल जाता था वो वहां पर रहते थे। लास्ट में अब न्यूलिथिक एज आपने पढ़ा है, तो ये न्यूलिथिक टर्म आया कहां से? एक व्यक्ति हुए हैं जॉन लुबोक, उन्होंने सर्वप्रथम इस न्यूलिथिक टर्म को कॉइन किया है। तो आज हमने न्यूलिथिक साइट के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैल्कोलिथिक एज के बारे में करेंगे। थैंक यू।